हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज है 29 ऑफ जुलाई और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टाइगर डे। तो क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो पूरी कहानी आज हम समझेंगे। आज हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ है उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी या फिर नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके है। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम के जरिए आप करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। या फिर perchamclasses.in जो हमारी वेबसाइट है वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। जब आप perchamclasses.in पे विजिट करते हैं तो आपको वहां पर 2 और नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है सीए रफ्तार और दूसरा है हमारा 6 मंथली मैगजीन। इसके अलावा कल मैंने एक हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था टू द पॉइंट सीरीज में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारा हिस्ट्री का टू द पॉइंट सीरीज में एक नया वीडियो ऐड होता जाता है। ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने पर है, उसके बाद हम मीडिएवल एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सीए। फर्स्ट है 29 ऑफ जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन हो रही थी, लगातार बहुत अधिक संख्या में इनका शिकार किया जा रहा था। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट होती है रशिया में और उसमें 2010 में ये बात डिसाइड की जाती है कि लगातार जो वाइल्ड टाइगर है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसलिए हम एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं विच इज़ अ इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। अब जो टाइगर होते हैं उनका एक अपना साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। तो पैंथेरा टिग्रिस आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली जो 5th नंबर की टाइगर सेंसस हुई थी उसमें पाया गया कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की वो इंक्रीज हुई है और पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो 2022 मतलब 2022 में कितनी हो गई है, 3167। तो 3167 पॉपुलेशन है टाइगर्स की और 2018 में 2967 थी। तो ये डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आया था कि जो टाइगर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर हैं या इंडेंजर कैटेगरी हैं या एक्सटेंट कैटेगरी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली है कि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब पास किया गया था, 1972 में किया गया था। वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो आंसर हो जाएगा 2002 में आया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में टाइगर आते हैं। वहीं IUCN की अगर रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो इंडेंजर कैटेगरी में टाइगर्स आते हैं। और साइट्स की अगर लिस्ट देखें तो उसमें अपेंडिक्स 1 में टाइगर आते हैं। अब जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, जो गोवा का महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर गोवा गवर्नमेंट उसे टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई करेगी। बट अभी NTCA जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वहां पर कोई डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए जब डेटा अपलोड हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है 54 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, बट फिलहाल के लिए 53 टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा वो बोर्ड टाइगर रिजर्व मिलेगा, महाराष्ट्र में है। और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपको नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि 54 हो गए 54 हो गए। अभी जो NTCA का डेटा है वहाँ से डेटा उठाया है मैंने, 53 दिखा रहा है। जब वो लोग अपडेट करेंगे तो मैं अपनी स्लाइड्स में भी अपडेट कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन है जिनका नाम है आदित्य सामंत। ये है आदित्य सामंत और ये 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के और ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और 83rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। मे की न्यूज़ अगर आपको याद होगी करेंट अफेयर्स में तो मैंने आपको डिस्कस किया था। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो कि तेलंगाना के थे, वी
प्रणीत, ओके, बी प्रणीत। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है एशियन पेंट्स के नए चेयरमैन। सो एशियन पेंट्स हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी। एशियन पेंट्स ने किसे अपना कंपनी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा आर शेषशीय, ओके, आर शेषशीय। इन्हें नया चेयरमैन कंपनी का बनाया है। इनका जो टेन्योर है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 2027 तक ये चेयरमैन रहने वाले हैं एशियन पेंट्स के। ये रिप्लेस करने वाले हैं, ही विल सक्सीड द करेंट चेयरमैन दीपक सतवालेकर। तो दीपक सतवालेकर को ये रिप्लेस करेंगे। एशियन पेंट एक भारत की कंपनी है, मुंबई बेस्ड, महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। एक पेंट कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, 1942 में। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आती है। इस न्यूज़ को हम आगे आने वाले समय में, मतलब 6 अगस्त को हम इसको डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट्स एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स हैं एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर है, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया है। और ये जो चैंपियनशिप है ना, वो 5 अगस्त को ये चैंपियनशिप जो है वो कंक्लूड होगी, ख़त्म होगी। इसमें 15 नेशन के अलग अलग जो एथलीट हैं, जो वेट लिफ्टर हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसमें 61 मेडल्स हमको मिले थे। तो काफ़ी कुछ वहाँ के प्लेयर्स जो हैं इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 5 अगस्त को डिस्कस करेंगे अबाउट मेडल टैली एंड ऑल। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि कहाँ पर हो रहा है। इंडिया ही होस्ट कर रही है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को, ठीक है। चलिए, अगले पर्सन है, ये कंबोडिया के हैं। ये जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था हुन सेन, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और गद्दी अपने बेटे को दे दी है। मतलब एक ही फैमिली का ही खेल चल रहा है, पहले हम बन जाते हैं पीएम, फिर हम डिक्टेटरशिप आपको दे देंगे, लाइक दिस, ओके। सो कंबोडिया के हैं हुन सेन, जिन्होंने हैंड ओवर कर दी है पावर और रिज़ाइन कर दिया है पीएम की पोस्ट से। और उनके बेटे अब जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कंबोडिया के, और उनका नाम क्या है? हुन मेनिट है, हुन मेनिट, ठीक है। So, Cambodia Prime Minister Hun Sen, one of the world longest serving leader, resigned and handed over to power his eldest son Hun Manet। और अब ये जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे कंबोडिया के, और एक कंबोडियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इलेक्शन हुए थे। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज करता है, जिसमें कंबोडिया की रैंकिंग 150 थी। 150वें नंबर पे कंबोडिया थे आउट ऑफ 180 कंट्री। अगर आप यहाँ पर जाते हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आपको थाईलैंड के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक कंट्री जिसका नाम है कंबोडिया, और कंबोडियन रियाल यहाँ पे करेंसी है, और फिनोम पेन यहाँ पर जो है वो कैपिटल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, कंबोडिया में आपको अंगोर वाट टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कंबोडिया का जो फ्लैग है, देखते हैं हम इसका फ्लैग, ये है। ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसमें किसी बिल्डिंग को फीचर किया गया है, ठीक है। बाकी आप देखोगे अलग अलग फ्लैग्स जो होते हैं, कहीं पे चांद है, कहीं पे सितारे हैं, राइट, कहीं पे कुछ सिंबल हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग को किसी फ्लैग में अगर फीचर किया गया है तो वो कंबोडिया का फ्लैग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया टू हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत। तो भारत में, दिल्ली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम तैयार होने जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, और इस बड़े म्यूजियम का नाम होगा युगे युगीन भारत, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। इस म्यूजियम के बारे में कुछ खास बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा, पहली चीज़ तो ये, इसे दिल्ली में तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम होगा। और जो हमारे 5000 साल का 5000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अभी हमारा जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, जिसको 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, उसमें भी काफ़ी कुछ आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं, इंडिया की हिस्ट्री उसमें भी है। लेकिन सारे के सारे जो
योद्धा रहे हैं, या फिर जो हमारे सारे कल्चर, चाहे आप मौर्यन पीरियड्स के बारे में बात करें, गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें, इनफैक्ट जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, कई सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए, कई सारे जो ट्राइबल लीडर्स थे, उन सब का स्टैच्यू या उन सब के बारे में जानकारी हमारे नेशनल म्यूजियम में मिसिंग है। तो हम उन सारी चीज़ों को भी, हमारे जो 5000 साल का इतिहास है उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी नेशनल म्यूजियम से शिफ्ट भी की जाएंगी इस युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा की गई है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट कर रहे थे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है भारत मंडपम, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए समझिए कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है, और वहीं पे अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जिसका नाम है युगे युगीन भारत। ठीक है, आगे बात करते हैं इस म्यूजियम के बारे में। ये जो पूरा म्यूजियम है ये 8 अलग अलग थीम सेगमेंट में तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत के 5000 ईयर्स का जो कल्चर है, आर्ट है और हिस्ट्री है उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक इन द दिल्ली। अब हमारा जो कर्तव्य पथ है उसमें साउथ ब्लॉक या दिल्ली का जो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पीएमओ है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, सारे ऑफिसेज आपको यहीं पे मिलते हैं। मतलब एक तरीके से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था या भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम या भारत की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्हीं ब्लॉक्स में कंट्रोल होती है, जहाँ पे इस म्यूजियम को तैयार किया जा रहा है। ये जो म्यूजियम तैयार किया जा रहा है इसका एरिया देखेंगे आप, 1 लाख स्क्वायर मीटर, 1 लाख स्क्वायर मीटर में इस म्यूजियम को तैयार किया जा रहा है, और जिसमें 950 रूम्स होंगे। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज ये आपका म्यूजियम होगा। 950 रूम्स होंगे और 3 स्टोरी का ये बिल्डिंग होगा, जिसमें एंशियंट से मेडिवल, मेडिवल से ट्रांजिशन फेस, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, पूरा इतिहास यहाँ पे बताया जाएगा, और ट्राइबल हीरो को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है, देयर इज एग्जिस्टिंग नेशनल म्यूजियम सिचुएटेड एट ज्ञानपथ इन दिल्ली में ऑलरेडी नेशनल म्यूजियम है, इसी को रिप्लेस करेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, अभी सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो वर्ल्ड का अभी जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो पेरिस फ्रांस में आपको मिलेगा, जिसका नाम है लोरवे म्यूजियम, और इसका जो एरिया है वो 73,000 स्क्वायर मीटर का है, जबकि हमारे भारत में जो बन रहा है वो 1 लाख स्क्वायर मीटर में बन रहा है। हम आगे हो गए, ओके। जब ये बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हो जाएगा, अभी पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैं बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली ड्रोन से इनॉग्रेट किया है IECC कॉम्प्लेक्स एट प्रगति मैदान नई दिल्ली, जिसका नाम है भारत मंडपम। अब ये भारत मंडपम क्या है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, अब देखिएगा हमारे कंट्री में कई सारे बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पर अलग अलग शो, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, या कोई ट्रेड शो हो गया, एग्जीबिशन हो गया, कोई पवेलियन लगाना है या कोई बड़ी मीटिंग होनी है, तो अभी हमारी कंट्री में हॉल हैं, लेकिन इतने बड़े कन्वेंशन सेंटर नहीं है कि जहाँ पे सारी एक्टिविटी हो सके, मतलब पब्लिक के लिए भी वो ओपन हो। इसके अलावा G20 की मीटिंग्स हम वहाँ पे अपकमिंग करा लें, जितना डिफेंस का एरोस्पेस वगैरह शो होता है, एग्जीबिशन होता है, या फिर बॉलीवुड के कोई शो एग्जीबिशंस होते हैं, तो उन सबको कंडक्ट कराने के लिए बेसिकली इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। और यहाँ पे इनॉग्रेशन के समय प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक विजन भी बताया। क्या बोला इन्होंने? थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड वर्क बिग। ओके, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है भारत मंडपम एट प्रगति मैदान नई दिल्ली। इसके अलावा G20 क्वाइन और एक स्टैम्प को भी रिलीज किया गया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में आने वाली जो G20 मीटिंग होंगी वो इसी भारत मंडपम में होंगी। भारत मंडपम को लगभग 2700 करोड़ के कॉस्ट के साथ इसे तैयार किया गया है, और जो एक नई इंडिया को शो करता है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये शो करता है। कॉन्सेप्ट क्या है भारत मंडपम का? तो भारत मंडपम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्पायर है लॉर्ड बसवेश्वरा अनुभव मंडपम से, वहाँ से इंस्पायर होकर से बनाया गया। और इसका जो आर्किटेक्ट तैयार किया गया है वो भी बड़ा खास है, क्योंकि शंख होता है ना, शंख की शेप में इसके आर्किटेक्ट को दिखाया गया है, जो कि भारत के आर्ट को, भारत के ट्रेडिशन और भारत के कल्चर को शो करता है। आने वाले समय में इस भारत मंडपम को इस तरीके से तैयार किया है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा लार्जेस्ट मीटिंग, ये सारी चीज़ें इस कन्वेंशन सेंटर में हो सकेंगी।
ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो अभी जो यहाँ पे सिडनी का ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ वो आपका एक बड़ा हॉल है जिसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम भारत में भी एक मल्टीपर्पज़ हॉल तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे आने वाले समय में कई सारे एग्जीबिशन या फिर ट्रेड शो वगैरह हो सकें। इसकी कैपेसिटी जो है वो 7000 पीपल की है। ठीक है, नेक्स्ट है MRPL मतलब मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है ONGC की, मतलब ONGC की सहायक कंपनी है जिसका नाम है MRPL। ठीक है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड बिकम लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन PSU रिफाइनरी इन इंडिया, मतलब एक सिंगल लोकेशन में सिचुएटेड भारत की सबसे बड़ी PSU रिफाइनरी बन गई है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तेल का उत्पादन करती है। ओके, द मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड अ मिनी रत्न PSU रिफाइनरी है जो कि कर्नाटका में है, कोस्टल बेस्ड ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये सिंगल लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पे PSU रिफाइनरी बन गई है कंट्री की 2022-23 में। ये लगभग 17.14 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल को इसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया है और हमारी कंट्री का 10% क्रूड ऑयल इसी रिफाइनरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इस रिफाइनरी को जॉइंट वेंचर से 1988 में तैयार किया गया था। उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी ऑयल प्रोड्यूस करने की वो 3.69 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम थी, लेकिन अब बढ़कर वो 15 to 17 तक पहुंच चुकी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब G20 की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात प्रपोज करी और उन्होंने कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन है ना उसको भी G20 का फुल मेंबर बनाना चाहिए, उनको फुल मेंबरशिप देनी चाहिए। अभी केवल प्रपोजल गया है, अभी कुछ परमिशन नहीं हुई है या कोई रेटिफिकेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, केवल प्रपोजल रखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सो PM मोदी प्रपोजेस फुल G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का मतलब है, यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप। तो अफ्रीका जो अफ्रीकन यूनियन है बेसिकली 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2002 में और इसने रिप्लेस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो कि फाउंड हुई थी 1963 में। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जो कि 55 मेंबर से बनती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो 55 नेशन है यूनिटी में बना के रखें, अपने बीच में डेवलपमेंट का काम करें, ट्रेड को और इन्हांस करें, ये इनका मकसद है। इसका हेड ऑफिस आपको इथोपिया में देखने को मिलता है। तो इंडिया G20 शेरपा रिसेंटली सेड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रपोज to make the African Union as a permanent member of G20 has received an overwhelming response from the grouping। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है। अब फाइनली हो सकता है आने वाली मीटिंग में डिक्लेयर भी कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बेंगलुरु बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम के बारे में अगर हम बात करें 2002 में इसे लंदन के मेयर के द्वारा तैयार किया गया था और अभी इसमें 50 सिटीज़ हैं। बेसिकली वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में जो सिटीज़ है जैसे कि 40 सिटीज़ इसमें शामिल हैं। ये सिटीज़ आपस में इनोवेशन रिसर्च वर्क को शेयर करती हैं, किस तरीके से पॉलिसी बना सकते हैं हम रिसर्च को और इन्हांस करने के लिए, और अपने कल्चर को भी यहाँ पर वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं और शोकेस करने की कोशिश करती हैं। तो बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड की पहली सिटी बन गई है, सॉरी वर्ल्ड की नहीं, भारत की पहली सिटी बन गई है। Bengaluru joined the World Cities Cultural Forum in July 2023 and become the first Indian city to achieve the feat. Okay. Next है Starfire algorithm। तो यहाँ पर देखिएगा RRI, यहाँ पे RRR नहीं है, ये RRI है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक नई एल्गोरिथम तैयार की है जिसका नाम है स्टार फायर एल्गोरिथम। तो पहला क्वेश्चन, स्टार फायर क्या है? स्टार फायर एक एल्गोरिथम है जो कि क्या करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्शन का काम करती है। ठीक है, किसने तैयार की है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इसको तैयार की है। ये जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनके द्वारा ये एल्गोरिथम डेवलप की गई है जिसका नाम है स्टार फायर। स्टार फायर का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टार फायर जो एल्गोरिथम है इसको हम बोल रहे हैं सिमुलेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ एल्गोरिथम, ये इसका पूरा नाम है। अब होता क्या है,
जैसे कि हमारे एफएम रेडियो स्टेशन है, हम वाईफाई नेटवर्क का यूज़ करते हैं, मोबाइल टावर है, रेडियो है, सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, एंटीनाज है, ये सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। लेकिन कई सारी जो अनवांटेड सिग्नल होती हैं, अनवांटेड जो रेडियो सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इन सिग्नल को इंटरफेयर करती हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है ना, तो जो इंटरफेयर करने वाले सिग्नल है, रेडियो सिग्नल, उनको डिटेक्ट करेगी, उनकी एक मैपिंग तैयार करेगी और उनको एलिमिनेट करने का काम बेसिकली ये करेगी, जिससे हमें फास्टर और स्मूथ तरीके से हम आगे आने वाले समय में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है। इट कैन एस्टिमेट द रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एमिटेड बाय द एफएम रेडियो स्टेशन। एफएम रेडियो स्टेशन से वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल टावर, रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एमिट होता है, उसको ये डिटेक्ट करने का काम, कैलकुलेट करने का काम और फाइन ट्यूनिंग करने का काम करेगी। ये एक मैपिंग भी तैयार करेगी इन अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस सिग्नल का। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आने वाले समय में जैसे हमें कोई मिशन किसी ऑर्बिट में लॉन्च करना है, तो वहां पर, क्योंकि ऑर्बिट में हम किसी जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो उससे हमारा काम क्या होना चाहिए, हम कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर पाएं। अगर कोई सिग्नल इंटरफेयर कर रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होगा या कम्युनिकेशन जो है उतना एक्यूरेट नहीं रह पाएगा। तो ऐसा फ्यूचर में ऐसी ऑर्बिट और ऐसे प्लेसेस को डिटेक्ट करने के लिए जहाँ पे अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें, जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं है, अगर इंटरफेरेंस है तो उसके लिए मैपिंग तैयार की जा सके, तो आने वाले समय में ऐसे ऑर्बिट्स में सैटेलाइट का लॉन्च करने में मदद की जाएगी। पहली चीज़ ये है। यहाँ पे बेसिकली जो पूरी एल्गोरिथम तैयार की गई है, ये 6 अलग अलग कंट्री के रेडियो स्टेशन की स्टडी करके की गई है। The scientists use information on the FM transmission station from the 6 countries in the world. इन्होंने कनाडा, जापान, यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कई सारी कंट्री के जो रेडियो स्टेशन थे, एफएम ट्रांसमीटर्स थे, उनकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद स्टार फायर एल्गोरिथम को तैयार किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और एक खास फायदा इसका ये होगा, आने वाले समय में रेडियो एस्ट्रोनॉमी एनहांस होगी, मतलब यूनिवर्स में जो अनवांटेड आरएफआई सिग्नल्स हैं उनकी मैपिंग की जा सकेगी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अबाउट द स्टार फायर एल्गोरिथम। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो कि 2002 में पास किया गया था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लिविंग बॉडी है, फ्लोरा है, फाउना है, वो सब मिला के आपकी जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो इनका कंजर्वेशन होना ज़रूरी है, इनका प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। कोई इंडेंजर स्पीसीज़ है, कोई ऐसी फ्लोरा या फाउना है जो कि आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दिया तो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उन चीज़ों का हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम औषधियों के बारे में बात करते हैं, तो ये औषधियाँ कहाँ मिलती हैं? ऑब्वियस सी बात है, जंगल में मिलती है। बहुत सारे ट्राइबल्स जो है इसमें लगे हुए हैं, तो ट्राइबल्स को भी बेनिफिट हो सके, ऐसे कुछ कारणों के जरिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को पास किया गया था। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को तो पास कर दिया, लेकिन ये सही तरीके से इनेक्ट हो रहा है या नहीं, सही तरीके से कामकाज हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी और उस बॉडी का नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इस बॉडी को 2003 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे बनाया गया था और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, जिसका मकसद होता है रेगुलेट करना। एडवाइजरी बॉडी है ये, और कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, जो सस्टेनेबल यूज आप कर सकते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स, उसके लिए गाइडलाइंस बनाने का काम ये अथॉरिटी करती है। ये तो हो गई नेशनल लेवल पे बात। स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड काम करते हैं, वहीं ब्लॉक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पे काम करती हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस है वो तमिलनाडु, चेन्नई में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 2010 में हम जाते हैं तो 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आई थी। नगोया प्रोटोकॉल का मकसद था कि जो रिसर्चर्स हैं ना, तो रिसर्चर्स आसानी से जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, औषधियों का यूज़ कर सके, अच्छे तरीके से रिसर्च वर्क कर सके, इसलिए नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था। एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि आप शेयर कर सकते हैं बेनिफिट और यूज़ ऑफ द जेनेटिक मेडिसिन एंड रिसर्च वर्क कर सकते हैं बायोलॉजिकल जो हमारे बायोलॉजिकल जो हमारे सोर्सेज हैं उनका यूज़ करके। उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल आया था, जिसको 2010 में लाया गया था और इसको इफेक्ट में 2014 में लाया गया, और इस पे भारत ने भी साइन किए थे 2011 में। तो भारत ने भी नगोया प्रोटोकॉल पे 2011 पे साइन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर थी, तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। भारत जो है वो जेनेटिक मेडिसिन पे काफ़ी ध्यान दे रहा है, स्पेशली हमारा आयुष मंत्रालय। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जेनेटिक मेडिसिन या औषधियों पे को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। औषधियों को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पे किसानों को बोलना होगा इस तरह की हर्ब्स या इस तरीके की औषधियों को वो प्रोडक्शन करें।
पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं या जो डॉक्टर हैं जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, उनको कई सारे लंबी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ना, तो उन प्रोसीजर को रिड्यूस करना। इसके अलावा जो फॉरेनर कंपनीज़ हैं वो भी इन सेक्टर में आके भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं, पहले ऐसा रूल नहीं था, तो उनकी इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा आसान बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्हें हमने क्या कर दिया है, इस एक्ट के अंतर्गत जो नया एक्ट आया है ना अमेंडमेंट वाला, उसमें बहुत सारे जो कानून थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब इसमें जेल जाने के प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया है और केवल फाइन इम्पोज करने की बात की गई है। मतलब पहले बहुत स्ट्रिक्ट था ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, अब इसमें अमेंडमेंट करके इसको काफ़ी लिबरल बना दिया गया है, जिसके कारण कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं। और बहुत सारे जो विज्ञान के जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये एक्ट जो अमेंड होके आया है वो सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर लिबरल कर दोगे, जंगलों को खोद दोगे, तो बहुत अधिक तरीके से मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा हमारी बायोडाइवर्सिटी का, और ये बायोडाइवर्सिटी को आज या नहीं कल तो खतरा तो पैदा करेगा। इसलिए यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट या काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इस एक्ट को। तो हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा ने रिसेंटली पास किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि अमेंड करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट की बातें हैं तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी हैं, वही सारी कहानियां यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि द बिल ऑन द अदर हैंड डीक्रिमिनलाइज दीज ऑफेंसेस एंड इंट्रोड्यूस फाइन रेंजिंग फ्रॉम द 1 लाख टू 50 लाख रुपीज इंडीड। ठीक है, इसके अलावा द बिल रिमूव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेनिफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिसर्च, बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन। इसके अलावा आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पे ओपन एक्सेस दिया गया है कि आप ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। आपको पेटेंट फाइल करने की जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा आसान बना दिया गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे कानून और हैं, जैसे कि ये कानून पूछा जा चुका है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया है, कब पास किया गया है। ओके, लास्ट न्यूज़ आज की हम देखेंगे, एयरफोर्स डे परेड एंड फ्लाई पास टू बी हेल्ड एट प्रयागराज। तो देखिएगा, एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ था कि हम अब जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 8 अक्टूबर को 91 नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी इंडियन एयरफोर्स की, और इस दिन जो एयरफोर्स का परेड होगा और फ्लाई पास्ट होगी वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एयरबेस में होगी। IFA ऑफिशियली इसको बनाया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है यहाँ पे, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के फाउंडर प्रेम प्रकाश। तो ANI के फाउंडर कौन है, आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। इन्हें प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, और ये अवार्ड इन्हें नई दिल्ली में दिया गया। तो क्या क्या बातें याद रखनी है आपको कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन है, प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश को रिलेशन किससे है, तो एक जर्नलिस्ट हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगले पर्सन है शंकरी चंद्रन। पर्सन कौन है, शंकरी चंद्रन, श्रीलंका बॉर्न ऑस्ट्रेलियन ऑथर है शंकरी चंद्रन। तो शंकरी चंद्रन को प्रेस्टिजियस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी प्राइज दिया जा रहा है इनकी नोबल के लिए, और इनकी नोबल का नाम है टी टाइम एट सिनेमन गार्डन। ठीक है, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट है तेंजिंग यांगकी। तेंजिंग यांगकी जो है अरुणाचल प्रदेश की पहली फीमेल IPS ऑफिसर बन गई हैं। अभी जो UPSC के रिजल्ट आए उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई है। ओके, तो फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर जो है अरुणाचल प्रदेश की वो तेंजिंग यांगकी बन गई हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा की एक खिलाड़ी हैं, एक स्पोर्ट पर्सन है जिनका नाम है अस्मिता डे। तो त्रिपुरा की अस्मिता डे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में। कहाँ, चाइना में। तो अस्मिता डे का रिलेशन कहाँ से, तो आंसर हो जाएगा जूडो खेलती हैं ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि इंडिया की जो रैंक आई वो 2nd नंबर पे आई है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हो रही थी। इंडिया के शूटर्स ने 17 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल,
6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल हैं। तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो साउथ कोरिया में हो रही थी। मेडल टैली में भारत का रैंकिंग क्या है? सेकंड है। भारत के शूटर्स ने कितने मेडल जीते हैं? तो 17 मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड है? तो 6 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल है। ओके है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ने प्रपोज किया है टू सेल अप टू 5.36% इन रेल विकास निगम। तो रेल विकास निगम का 5.36% सेल आउट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया की जो फुटबॉल टीम है, बोथ मेंस एंड वीमेंस टीम, ये पार्टिसिपेट करेंगे एशियन गेम्स में, जो कि चाइना हांगझाओ में होने वाले हैं। अच्छा, अब रशिया और बेलारूस और लड़ लो बेटा, ऐसा वाला सीन हो गया इनके साथ। तो अभी जो पेरिस ओलंपिक्स के जो इनविटेशन भेजे गए हैं ना, तो इन दो बेचारी कंट्रीज़ को नहीं भेजे गए हैं। मतलब ये दोनों कंट्री पेरिस ओलंपिक्स में इनवाइटेड नहीं है। तो रशिया एंड बेलारूस वर ओमिटेड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स इनविटीज़। नेक्स्ट है, अभी हम लोग ने यहाँ पे मैंग्रोव डे सेलिब्रेट किया था ना, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मैंग्रोव सेल बनाई है, जो कि मैंग्रोव के प्रोटेक्शन का काम करेगी। ओके, तो क्वेश्चंस देखते हैं। अकीरा क्या है? ठीक है, अकीरा क्या है? एक डिसीज़ है, मिसाइल सिस्टम है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई है, या इंटरनेट रैंसमवेयर है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि हमने 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया। इसकी थीम क्या है? 4 ऑप्शंस है। प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस, वन लाइफ वन लीवर, एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, या फिर बिल्डिंग अवेयरनेस फाइटिंग हेपेटाइटिस। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको करना है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी वीमेन मेंबर वर नॉमिनेटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी आपको पता है 50-50 का रेशियो हो चुका है, राइट? तो वाइस चेयरमैन के पैनल में राज्यसभा में पहली बार कितने वीमेंस को नॉमिनेट किया है? 1, 2, 3 या 4? ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े खास है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं कर दूंगी। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ और भी है मुझे डिस्कस करने के लिए। मुझे जुपिटर 3 सैटेलाइट के ऊपर भी डिस्कशन करना था, लेकिन सेशन बड़ा हो रहा था, तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।